शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है। नरेंद्र मोदी शॉर्टकट से नहीं चलेंगे, मगर उनका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। मोदी अगले 25 साल की बात करते हैं, लेकिन इलेक्शन में मैंडेट तो केवल 5 साल के लिए ही मिलता है। नरेंद्र मोदी 2047 तक प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। मई 2014 से मई 2024 तक का मैंडेट मोदी के पास है। सवाल है कि प्रधानमंत्री का आगे का प्लान क्या है? सबसे बड़े चुनाव में सिर्फ 18 महीने बचे हैं। नरेंद्र मोदी की तैयारी क्या है? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से कितनी ताकत बटोरेंगे और हिमाचल प्रदेश की जीत कांग्रेस को 24 से पहले कितने राज्यों में बूस्टअप करेगी? राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का नेशनल एम्बिशन कहां तक बढ़ेगा? क्या केजरीवाल विपक्ष में सबको नेता के रूप में स्वीकार्य होंगे? 24 से पहले 22 में जो पिक्चर बन रही है, उससे लगता है कि 18 महीने बाद नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच ही रस्साकशी होगी। किसके साथ कौन जाएगा, कौन कितनी बड़ी सेना तैयार करेगा, ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। मोदी की पार्टी का दावा है कि मई 2024 में मोदी के पास सबसे बड़ा मैंडेट होगा, मगर ये होगा कैसे? 24 में मोदी के पास अगर सबसे ज्यादा सांसद होंगे तो उनके नंबर का ब्रेकअप क्या होगा? मतलब कहां से कितने सांसद आएंगे और मोदी उनको कैसे जिताएंगे? मोदी गुजरात चुनाव के सारे नोट्स लेकर नरेंद्र मोदी ने वो चैप्टर क्लोज कर दिया है और प्रधानमंत्री ने अब अगला चैप्टर खोल लिया है। इस नए चैप्टर में क्या क्या है हम थोड़ी देर में बताते हैं। उससे पहले आपको एक लेटेस्ट सर्वे की कुछ अहम बातें बता देते हैं। गुजरात चुनाव खत्म होने के बाद लोकनीति CSDS ने पोस्ट इलेक्शन डिटेल सर्वे किया। इस सर्वे से जो रिजल्ट मिले वो चौंकाने वाले हैं। गुजरात के 55% वोटर ने ये मानकर वोट दिया कि उनकी उम्मीदें तो नरेंद्र मोदी ही पूरी करेंगे। गुजरात के 37% वोटर्स ने विधानसभा चुनाव में मोदी के लिए वोट किया। इनके अलावा 19% दूसरे वोटर्स ने भी वोट देते समय मोदी के बारे में सोचकर ईवीएम का बटन दबाया। यानी कुल 56% लोगों ने मोदी के नाम पर मतदान किया। बीजेपी के 70% वोटर कैंडिडेट की जगह पार्टी को प्रेफरेंस देते हैं, यानी पार्टी जिसे टिकट दे दे, बीजेपी के 70% वोटर उसी को वोट देने का मन बना लेते हैं। कांग्रेस के वोटर्स में यह लॉयल्टी 57% है और आम आदमी पार्टी के वोटर्स में यह लॉयल्टी 65% है। जो लोग इस बात से हैरान होते हैं कि मोदी आखिर में आकर माहौल कैसे बदल देते हैं, मोदी रिजल्ट कैसे चेंज कर देते हैं, वो सर्वे का ये डाटा गौर से देखें। गुजरात चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले 50% वोटर्स ने वोट देने से ठीक पहले अपना मन बनाया। कैंपेन स्टार्ट होते समय सिर्फ 22% वोटर्स बीजेपी के प्रति कमिटेड थे। 11% वोटर्स ने टिकट बंटने के बाद मन बनाया। 14% वोटर्स का मन कैंपेन के दौरान बदला, लेकिन 50% वोटर्स ने लास्ट मोमेंट पर यह डिसाइड किया कि वोट बीजेपी को देना है, मोदी को देना है। इससे जाहिर है
कि आखिर तक वोटर्स को जीतने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी करते हैं उसका फायदा मोदी की पार्टी को अवश्य मिलता है। अब आपको कुछ और डिटेल्स बताते हैं। जातिगत राजनीति में रुचि रखने वाले इसे ध्यान से देखें। एक जमाना था जब बीजेपी को बनिए की पार्टी कह दिया जाता था, फिर से ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाने लगा, मगर अब हिंदू की हर जाति बीजेपी को वोट करती है, A to Z तक सभी। कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए यह सबसे बड़ा चैलेंज है। अब तक होता यह था कि किसी एक या दो जातीय वोट बैंक का समीकरण बिठाकर जो पार्टी चुनाव मैदान में उतरती थी उसके साथ मुस्लिम वोट बैंक अटैच हो जाता था। कांग्रेस के लिए आदिवासी दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन, सपा और आरजेडी के लिए यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन, बसपा के लिए दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन, आरएलडी के लिए जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन, जेडीयू के लिए कुर्मी कुशवाहा और मुस्लिम कॉम्बिनेशन, डीएमके के लिए तमिल दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन, एलडीएफ के लिए ईसाई मुस्लिम कॉम्बिनेशन और एनसीपी के लिए मराठा मुस्लिम कॉम्बिनेशन कई दशकों तक काम करता रहा। मोदी मैजिक ने इन सारे कॉम्बिनेशंस को ध्वस्त कर दिया। गुजरात के आदिवासी और दलित वोट बैंक 5 साल पहले कांग्रेस की तरफ दिख रहे थे, अब वो भी मोदी की तरफ है। बीजेपी को 17 में 45% आदिवासी वोट मिले थे, 22 में वो 8% बढ़कर 53% हो गए। कांग्रेस को 17 में 44% आदिवासी वोट मिले थे, 22 में वो 20% घटकर 24% रह गए। इसी तरह दलित समुदाय में मोदी की पार्टी ने अपना बेस बढ़ा लिया। 17 में बीजेपी को 39% दलित वोट मिले थे, 2022 में वो 5% बढ़कर 44% हो गए। 2017 में कांग्रेस को 53% दलित वोट मिले थे, 22 में वो 21% घटकर 32% रह गए। अपर कास्ट यानी सवर्ण वोटर्स में 62% का सपोर्ट, पाटीदार कम्युनिटी में 64% का सपोर्ट, ओबीसी क्षत्रिय समाज में 46% का सपोर्ट, कोली समुदाय में 59% का समर्थन और अन्य पिछड़ी जातियों में 58% का सपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने वो पॉसिबल कर दिया जो उनसे पहले कोई नहीं कर पाया। ये हुआ कैसे? मोदी ने ये किया कैसे? मोदी ने सभी जातियों को एक साथ कैसे खुश कर दिया? इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री ने दिया है, उन्हीं से सुनिए। छोटा बड़ा जो भी हो, सबका सामर्थ्य बढ़ेगा तब जाकर भारत विकसित बनेगा। इसलिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं जो पीछे रह गए, वंचित रह गए, जिनको छोटा समझा गया। वंचित को वरीयता, वंचित को वरीयता। देश में 100 से अधिक जिले ऐसे हैं जो आजादी के इतने दशकों बाद भी विकास के अनेक पैमानों पर बहुत पीछे थे। इनमें से ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र थे, हिंसा से प्रभावित क्षेत्र थे। बीते 8 वर्षों से हम देश के ऐसे ही वंचित क्षेत्रों को तेज विकास की ऊर्जा का नया केंद्र बनाने पर बल दे रहे हैं। देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है गरीब वोट बैंक, जाति से बड़ा, धर्म से बड़ा। गरीब जिसके साथ हो वही देश का राजा बनेगा। मोदी ने देश के गरीबों को इस बात का पक्का यकीन दिला दिया है कि दूसरी सभी पार्टियों ने गरीबों का हक मारा है और वो उनको उनका हक वापस दिला रहे हैं। गुजरात में 87% लोग मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है। इसके बावजूद बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। इसी तरह 53% गुजरातियों ने माना कि करप्शन बढ़ा है, फिर भी वोटर्स ने मोदी की पार्टी पर भरोसा दिखाया। गुजरात चुनाव के नतीजे और लोकनीति CSDS के सर्वे की
कंप्लीट रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने देख ली है। महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर निकलने से पहले मोदी ने इस पर रिव्यू मीटिंग भी कर ली। शनिवार शाम पीएम मोदी ने पीएम हाउस में एक अहम बैठक बुलाई। इसमें पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल शामिल हुए। बैठक तकरीबन 6 घंटे तक चली। बैठक में इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि कैसे गुजरात के सक्सेस स्टोरी को एक नेशनल पर्सपेक्टिव में बदला जाए, वहां पर इसे आजमाया जाए। यह तय किया गया कि आगामी राज्यों के जो कि 9 विधानसभा चुनाव होने हैं 2023 में, साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव, इसी फॉर्मूले पर काम किया जाएगा। चुनाव का यही फॉर्मेट बहुत कारगर हो सकता है, इस बात को लेकर पार्टी में सहमति बनी। गरीब, आदिवासी, दलित, इस पर विशेष फोकस दिया जाएगा। साथ ही साथ आगामी दिनों में संगठन में जरूरी फेरबदल भी किए जाएंगे ताकि इस योजना को धरातल पर पूरे देश में उतारा जा सके। मोदी के बारे में विरोधी अक्सर यही कहते हैं कि मोदी 24/7 साल के 12 महीने और 365 दिन चुनाव के मोड में रहते हैं। यह संपूर्ण सत्य नहीं है, यह अर्ध सत्य है। मोदी हर वक्त इस कोशिश में अवश्य रहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे पार्टी का बेस बढ़े, मगर बेस बढ़ाने के लिए वो शॉर्टकट नहीं अपनाते। मोदी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। आपको लगता होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्री राशन स्कीम चलाने वाले प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल पर रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप कैसे लगा सकते हैं। आगे कोई कंफ्यूजन न रहे, इसलिए इसे भी समझ लीजिए। मोदी ने फ्री राशन स्कीम एक साथ पूरे देश में चलाई। फ्री राशन स्कीम कोरोना काल में चलाई गई। 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन चुनाव के दौरान नहीं बांटा गया। जिन राज्यों में चुनाव नहीं थे वहां भी राशन बांटा गया। इसी तरह किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, जनधन खाता, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोरोना काल में महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा, मोदी की सारी योजनाएं एक साथ पूरे देश में लागू की। इसके उलट रेवड़ी कल्चर की सबसे खास बात यह है कि रेवड़ियां बांटने वाले नेता उन्हीं राज्यों में लोक लुभावन वायदे करते हैं जहां चुनाव होने वाला हो। इनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी का है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बना लेने के बाद केजरीवाल गुजरात प्रयोग करने पहुंचे तो उन्होंने गुजरात में सरकार बनने के 3 महीने बाद हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने, 24 घंटे बिजली सप्लाई करने और पावर कट खत्म करने, इसके अलावा 31 दिसंबर 2021 तक के पुराने घरेलू बिल माफ करने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने फ्री वाला चक्कर चलाया तो गुजरात में कांग्रेस ने भी फ्री बिजली का वायदा कर दिया। मोदी ने फ्री के जवाब में फ्री का चारा नहीं फेंका। इसके बजाय मोदी ने गुजरात के लोगों को फ्री के फंदे से सावधान किया। अब जबकि गुजरात का चुनाव निपट चुका है और मोदी ने आगे कदम बढ़ा लिए हैं, तब मोदी ने महाराष्ट्र के नागपुर में इसका पॉलिटिकल जवाब दिया है। देश के लोगों को भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। भारत को ऐसी कुनीति से बचाना है। हमें याद रखना है, एक और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये वाली दिशाहीन कुनीति और सिर्फ स्वार्थ है,
वहीं दूसरी ओर देश हित और समर्पण भाव है। स्थायी विकास स्थायी समाधान का प्रयास है। आमदनी अठन्नी, खर्च रुपया। मोदी जब ऐसे मुहावरों और लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो बात सीधे जन मन तक पहुंचती है। ये एक दिन के लिए आई गई बात नहीं होती, ये बातें महीनों तक याद रहती हैं। मोदी की ऐसी बातें वोटर के मन में मोदी की रिकॉल वैल्यू बढ़ाती है। मोदी मीन्स बिजनेस। मोदी काम की राजनीति करते हैं। आज ही का एग्जाम्पल देखिए। नागपुर और शिरडी के बीच 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन मोदी ने किया। नागपुर को एम्स भी मिला और मेट्रो की सौगात भी मिली। नागपुर और बिलासपुर के बीच मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका शिलान्यास भी मोदी ने किया था और उद्घाटन भी मोदी ने किया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम पर बनाया गया समृद्धि महामार्ग अभी 520 किलोमीटर खुला है। यह मुंबई तक जाएगा तो 701 किलोमीटर लंबा होगा। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर उद्घाटन हो गया। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर बन रहा है। नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर एक हिस्सा खुला। नरेंद्र मोदी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अगले साल मोदी दिल्ली और मुंबई के बीच 1350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे शुरू करेंगे तो विकास को नई उड़ान मिलेगी। गोवा में चुनाव नहीं है, फिर भी मोदी ने वहां दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया। 2016 में मोदी ने काम करना शुरू करवाया और आज उसका उद्घाटन भी कर दिया। बीते 8 वर्षों में देश में करीब 72 नए एयरपोर्ट तैयार किए गए हैं। अब सोचिए, आजादी के बाद 70 साल में 70 के आसपास एयरपोर्ट और इन दिनों 7-8 साल में नए और 70 एयरपोर्ट। यानी अब भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। साथियों, इन सभी प्रयासों की वजह से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। बहुत साल नहीं हुए जब मध्यम वर्ग लंबी दूरी के लिए पहले ट्रेन का टिकट ही चेक किया करता था। अब छोटी दूरी के लिए भी पहले हवाई जहाज का रूट पता किया जाता है, उसका टिकट देखा जाता है और पहले कोशिश होती है कि हवाई जहाज से ही चला जाए। जैसे जैसे देश में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार होता जा रहा है, हवाई यात्रा सबकी पहुंच में आती जा रही है। गौर कीजिए, मोदी ने महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवे का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखा और गोवा का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा। मोदी पॉलिटिक्स की माइन्यूट डिटेल्स पर काम करते हैं, तभी तो चुनाव दर चुनाव हर संग्राम जीतते हैं। 24 के चुनाव से पहले 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना समेत कुल 9 राज्यों में चुनाव होंगे। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी वोट पड़ेंगे। 24 से पहले जितने भी संग्राम होंगे उनमें तेलंगाना को छोड़ दे तो मोदी का मुकाबला राहुल गांधी की पार्टी से होगा। किस पार्टी को जनता में कैसा सपोर्ट मिल रहा है वो सबसे नए सर्वे में हम आपको दिखा चुके हैं। मोदी जब कोई सड़क बनवाते हैं तो किसी एक जाति, एक समुदाय का ख्याल रख के नहीं बनवाते। नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे बनने से कम 24 जिलों को फायदा होगा। इसी तरह जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो 4 राज्यों को फायदा होगा। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुसलमान मोदी के डेवलपमेंट प्लान में सब शामिल होते हैं। विरोधी सिर्फ जाति जाति चिल्लाते हैं, फिर भी जातियों का सपोर्ट हासिल करने में भी
मोदी से पिछड़ जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।